न्यायपालिका जो है कि अपना काम करना बंद कर दे, है ना? तो काम करना बंद कर देगा तो क्या क्या हो सकता है, बताइए थोड़ा सा, क्या क्या हो सकता है? हम्म? मौलिक अधिकार का संसद हनन हो अपने जाएगा। मर्जी से चलेगा, जिसकी बहुमत ज्यादा होगी वो अपना मर्जी से बिल पास करेगा, जो भी मन करेगा करेगा। क्या बहुमत की जरूरत होगी उसमें? हम्म? बहुमत की जरूरत होगी? हम्म? यस सर, वो तो बहुमत पहले से ही, वो तो आर्टिकल्स में मेंशन है कि 2/3 होना चाहिए। उसके बावजूद भी वो लोग अपने मर्जी से, अपने इच्छा से, अपना फायदे के अनुसार ही बिल पास करेंगे। क्या लगता है कि अगर अगर कि न्यायपालिका काम करना बंद कर दे तो आप संविधान के अकॉर्डिंग शासन चला पाएंगे या फिर आप रूल के अकॉर्डिंग रह पाएंगे? शासक नो सर। कार्यपालिका हम्म? जो है ना वो निष्क्रिय हो जाएगी। और क्या हो सकता है, क्या क्या खतरे हैं न्यायपालिका फेल होने से, क्या क्या खतरे हैं? जन भागीदारी को जो है सो हम्म? निश्चित न्याय नहीं मिलेगा। जन भागीदारी को न्याय से निश्चित न्याय नहीं मिलेगा। और लोगों के सर मौलिक अधिकार का हनन होगा। हाँ, सर कार्यपालिका और वो विधायिका जो है सर वो निरंकुश हो जाएगी, और जो रोक और और संतुलन का जनता कॉन्सेप्ट क्या है है, सर वो बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। और जनता क्या, जनता क्या अंकुश में रहेगी? जनता भी जो है सो प्रशासन या शासन के जो है नहीं मान पाएगी। और कुछ नहीं, परमानंद, चंचल। कानून नाम की चीजें नहीं रहेगा सर। चलिए, आप लोग नहीं बोलते हैं तो ये डिमेरिट है आप लोगों की, है ना? देखिए, सीधी सी बात है कि क्या है, ये न्यायपालिका किसके अंतर्गत आता है? न्याय का पालन करता है, जो कानून बनाया जाता है उसको है कि इम्प्लीमेंट करता है ना? साथ ही साथ ये ना केवल जनता पे रोक जनता को है कि कंट्रोल में रखती है, बल्कि ये सरकार को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है नहीं करती है? करती है या नहीं करती? यस सर, करती है। जी सर। करती है। तो ये जो है कि जनता और सरकार दोनों को संतुलित रखने का प्रयास करती है, ठीक है? सीधी सी बात है कि अगर कहीं न्यायपालिका फेल हो जाए, है ना, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात है कि सरकार निरंकुश हो जाएगी। जनता में एनार्की फैल जाएगा, जनता में एनार्की फैल जाएगा, है ना? जनता में जैसे ही एनार्की फैलेगा, डर खत्म हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगी ना, कि डर बना रहेगा। अब है कि खत्म हो जाएगी। किसी का मर्डर कर दे, न्यायपालिका कुछ कर ही नहीं सकती, है ना? या फिर है न्यायपालिका अगर ज्यादा काम करना शुरू कर दे, न्यायिक सक्रियता का दौर आ जाए, तब क्या होगा? दोनों हानिकारक है कि दोनों लाभदायक है? किसी भी हाल में हानिकारक है सर, बाइडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि देखिए क्या होगा कि अगर है कि न्यायपालिका फेल हो जाएगा, तो न्यायपालिका फेल होगा तो है कि सरकारें है कि जो मन चाहे वो कानून बनाना शुरू कर देगी, जनता के अधिकारों का अतिक्रमण करना शुरू कर देगी, संविधान का अतिक्रमण शुरू कर देगी, क्योंकि उस पर अंकुश लगाने वाला कोई है ही नहीं, वही कानून बना रहा है। तो जस्ट लाइक राजा की तरह व्यवहार हो जाएगा, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। राजा की तरह व्यवहार हो जाएगा। अभी क्या देखते हैं कि ये बच्चों की तरह है, सरकार भी डांट खाती है न्यायपालिका में, खाती नहीं खाती है? अभी अभी तो कल परसों तो कोई स्टेटमेंट आया था कि सर अभी कोरोना पे कितना सुना है सर। हाँ, लगातार सुना है, लगातार खाया है। कौन कौन जो है केंद्र सरकार को नहीं डांटा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट, है ना? ये अभी ये क्या कहते हैं, बंगाल का चुनाव हो रहा था तो ये निर्वाचन आयोग सब डांट खाया ना? और कल परसों का भी स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि लग रहा है कि जिस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है उसमें न्याय का कोई मतलब नहीं है ना? तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब सीधी सी बात है कि सरकार की निरंकुशता पे जो है कि ये क्या करती है, लगाम लगाती है,
है ना, ये जो है न्यायपालिका क्या करती है, लगाम लगाती है। संविधान का अतिक्रमण ना करे उसका लगाम लगाती है। बेसिकली तौर पे जो न्यायपालिका है लोगों को क्या करती है, डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, अनुशासित रहना सिखाती है, डर पैदा करती है ना, कि अगर कोई क्राइम करते हैं तो न्यायपालिका क्या करेगी, सजा देगी। और सजा देगी तो सीधी सी बात है कि आपने ये भी देखा है कि न्यायपालिका के पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है क्या? कोई कोई सर पुलिस फोर्स कोई पुलिस फोर्स है न्यायपालिका के पास? देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये सेना है, या फिर ये पटना हाई कोर्ट का सेना है, या इलाहाबाद का हाई कोर्ट का सेना है? नहीं देखा है ना? लेकिन इसमें तालमेल ऐसा है कि अगर कोई कोर्ट आदेश देता है या सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तो पुलिस जो है किसका मानना शुरू करती है, सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका न्यायपालिका का सुनती है ना, न्यायपालिका का सुनती है। अगर अगर आप किसी भी की न्यायपालिका के खिलाफ गलत शब्द बोल कर देखें, है ना, सबसे पहले आपको अरेस्ट कौन करेगा? पुलिस करेगी। न्यायपालिका बाद में आपको देखेगी, है ना। तो ये चीजें जो है कि हमें क्या करती है, डिसिप्लिन में रखती है। एनार्की ये जो है अराजकता है ना, अराजकता से जो है कि हमें मुक्त रखती है। डिसिप्लिन के साथ साथ है कि अपराधियों में डर पैदा करती है, अपराधियों में डर पैदा करती है। शिक्षित लोगों को जो है वो क्या करती है, अनुशासित रहना सिखाती है, यही करती है। आपने देखा कि सरकार ये जो है कि संविधान जो है कि आपके फंडामेंटल राइट की बात किया है ना। तो फंडामेंटल राइट कहाँ पे होगा, कैसा होगा, है ना, वो उसकी बात तो की गई है। साथ ही साथ है कि फाउंडेशन लगाने की भी बात की गई, उसमें किया गया है ना। यस सर। अगर 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 है कि आप ये क्या कहते हैं, आपको आर्टिकल 91 के तहत जो है कि वाक की स्वतंत्रता दी गई, बोलने की स्वतंत्रता दी गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप है कि देश के खिलाफ बोल लेंगे, देश की एकता अखंडता के खिलाफ बोल लेंगे, नहीं बोल सकते, है ना। अगर बोलते हैं तो फिर कौन कौन देखेगा आपको, कौन देखेगा? न्यायपालिका, अरेस्ट कर लीजिए। न्यायपालिका देखेगा, है ना, न्यायपालिका देखेगा। और वो पुलिस जो है कि अपना काम करेगी। सरकार जो है कि पुलिस किसके अंतर्गत है, सरकार के अंतर्गत है। तो ये जो है कि आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों जो है कि आपसी तालमेल है, तीनों में आपसी तालमेल है। अगर कोई एक कड़ी जो है कि इधर से उधर हुआ, है ना, तो शासन व्यवस्था जो है क्या हो जाएगा, शासन व्यवस्था में भी गड़बड़ियां आ जाएगी, है ना, एनार्की देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसमें देखिए न्यायपालिका क्या करती है, संसद द्वारा बनाए गए कानून का क्या करती है, कानून पर पुनर्विचार देती है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करती है। अगर है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या प्राप्त है, अपीलीय अधिकार प्राप्त है। अगर कोई न्यायालय, देखिए यहाँ न्यायालय पे भी चेक है ना। अगर है कि आपको निचली अदालत ने जो है कि दोषी ठहरा दिया है, तो आप क्या करेंगे, अपीलीय अधिकार के तहत जो है कि आप ऊपर के न्यायालय में जाएंगे। अगर वहां भी आपको दोषी ठहरा दिया जाता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में दोषी ठहरा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अगर दोषी ठहरा दिया जाता है तो अंतिम रूप से आप किसके पास जा सकते हैं, अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, न्याय की एक, राष्ट्रपति के पास सर। हाँ, न्याय की एक प्रक्रिया है। एक मिनट, पंखा मैं क्यों बंद करके बैठा हूँ, गर्मी लग रही है, पता चला कि पंखा बंद है। में ही तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी चीज है कि अभिलेख न्यायालय की बात करता है ना। अभिलेख न्यायालय, इसका क्या मतलब है सर? जो न्यायालय के जो न्यायालय द्वारा जो सब दिए जाते हैं, फैसले जो दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब देता है किस, हाँ जी सर, फैसले जो देते हैं सर, उसका रिकॉर्ड रहता है सर आर्टिकल 129 के तहत। हाँ, और उसी तरह के और उसको अन्य जो न्यायालय हैं सर उसका उपयोग करते हैं, उसका पालन करती है। हाँ। तो माइलस्टोन की तरह सर उसको काम हाँ करते हैं। हाँ, जो न्यायिक पुनर्विलोकन, ये क्या कहते हैं,
उसको अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ही ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दे दिया, कोई फैसले दे दिया, है ना, किसी तरह का फैसला है और सेम तरह का घटनाएं कहीं घटती है ना, तो उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के रिकॉर्ड को जो है कि वो समकक्ष न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय, है ना, उसका वो आधार बनाता है कि इस फैसले में ये कहा गया है, तो इसका ये सजा था, तो उसके आधार पर जो है कि बेस बना करके वो ये क्या कहते हैं, न्यायालय जो है कि अपना जजमेंट देता है। नहीं, एक यही होता है ना। तो सीधी यस सर। सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था आप इतने चुस्त दुरुस्त देखते हैं, है ना, कि आदमी ना चाहते हुए भी क्या होता है, अनुशासित होता है ना, अनुशासित होता है। तो चलिए हम लोग इसी पे बात करते हैं आज से, कि आपके न्यायपालिका की बात कर लेते हैं, है ना। तो न्यायपालिका में जो है कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संविधान के किस भाग में उल्लेख है न्यायपालिका का? आर्टिकल 124। भाग 5 में सर। 5 में अध्याय 4। लिख लीजिए, लिख लीजिए। भारतीय शासन प्रणाली का भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ है न्यायपालिका। न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्याय की, लिख लीजिए, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट लिख लीजिए। एकीकृत का मतलब नहीं समझ में आया। ऊपर से नीचे। एकीकृत मतलब ये ऊपर से नीचे। हाँ, सम्मिलित हुआ इसका सर, क्या मतलब कि सम्मिलित। एक ही एकीकृत मतलब सम्मिलित न हुआ सर। सर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सर। एकीकृत का मतलब ये मतलब हुआ एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा, और केंद्र और राज्य के दोनों के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। हाँ, इसका मतलब है कि ये हुआ है कि मतलब कि जो न्यायिक जो प्रणाली है ना, वो सभी जगह जो है एक ही तरह का लागू होगा कि अलग अलग लागू हो जाता है। राज्य में जाते हैं तो नहीं, अलग एक कानून ही बन होगा। जाते हैं और जाते हैं तो अलग बन जाता है। नहीं, एक ही तरह से लागू होता है ना। केंद्र और राज्य में दोनों एक ही तरह से लागू होते हैं। अलग अलग न्यायालय नहीं है। अलग अलग न्यायालय है क्या? केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है? नहीं है। जो केंद्र में है वही राज्य में है, यही है ना। और यहाँ पे आपने अभी देखा न्यायिक पुनर्विलोकन का ये, फिर अपीलीय अधिकार, है ना। तो ये सब सारे चीजें जो है कि आप क्या देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चीजें फैसला जजमेंट दिया किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो वो मुद्दे जो है कि आप बिहार में जाए या तमिलनाडु में जाए या अंडमान निकोबार में जाए, सब जगह मान्य है। मान्य है, नहीं मान्य है कि उसी मुद्दे पे अलग अलग फैसले दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना। और एक ही अपराध के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जा सकती है अलग अलग राज्यों में। ऐसा होता है क्या? अगर किसी अपराध नहीं, के लिए एक मृत्यु दंड है तो किसी अपराध के लिए अगर मृत्यु दंड है ना, नेचर सेम है तो उसको मृत्यु दंड ही मिलेगा। आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास ही मिलेगा, है ना। चूंकि कि ये क्या देखा आपने, अभिलेख न्यायालय के तहत जो है किसका उल्लेख है ना, रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं लोग इसमें। लिख लीजिए, लिख लीजिए सर्वोच्च, ये नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान के 5वें भाग में की गई है। भाग 5 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 में की गई है। लिख लीजिए, देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 120। संविधान में सर आर्टिकल 124 147 के बीच।
सुन, चलिए आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये कैसे बनता है, इसका आकार कैसा है, पिरामिड की तरह, पिरामिड की तरह है ना, तिरछा। इसका आकार कैसा, कुछ इस तरह से है कि नहीं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय बैठा है ना सबसे ऊपर में। फिर नीचे आता है एक स्टेप तो उच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय है ना। फिर नीचे आते हैं तो जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, नीचे आते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय। जिला यही न्यायालय है। को ही तो अधीनस्थ न्यायालय बोलेंगे ना। अरे वो नीचे वाला क्या बोलते हैं उसको, सर उप जिला न्यायालय होगा सर। अरे जो भी है ना। तो ये जो है आपके वो तो सीक्वेंस मुंसिफ न्यायालय होता है। मुंसिफ न्यायालय, ओके, मुंसिफ न्यायालय। और उसके नीचे न्याय पंचायत। अब उससे के नीचे कितना जाएंगे, पंचायत में समझ ही रहे हैं आप। तो ये सीक्वेंस आपके जो है कि टोटल बनते हैं, है ना। यही सीक्वेंस बनते हैं ना, कि इससे अलग सीक्वेंस बनते हैं। अब ये देखिए, अगर यहाँ से कोई फैसला जारी होता है ना, यहाँ से कोई फैसला जारी होता है, तो ये सभी जगह लागू है या नहीं लागू है, या फिर है कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कोई जा सकता है, कोई न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाएगा, हम्म, जाएगा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, उसके अंदर में ही लेकिन रहेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है, मुंसिफ न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय, सबके खिलाफ जा सकता है, हाँ, फैसले को पलट सकता है, नहीं पलट सकता, पलट देगा। और पलट उसमें देगा। कहा भी गया कि कोई भी न्यायालय अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही रहकर कार्य करे। हाँ, और जहाँ पे उसको कोई कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो वो आगे के न्यायालय में ट्रांसफर हो जाता है, मामला हो जाता है ना। तो ये चीजें, और इन सबसे ऊपर जो बैठे हैं वो कौन है, राष्ट्रपति है ना। इन सबके ऊपर जो है, यानी कि हमारा संविधान है, संविधान का रखवाला है ना ये, हाँ, संविधान का रखवाला है। तो संविधान के रखवाला में ये भी आता है, ये भी शामिल है, जितने भी है न्यायालय वो संविधान के रखवाला है कि नहीं, हम्म, है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की, तो हमने कहा कि एकीकृत न्यायालय है, तो एकीकृत न्यायालय कैसे है, इसको हम समझने के प्रयास किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें, भारत में न्यायपालिका न्यायपालिका पिरामिड आकार की रहा है, पिरामिड आकार का है, जिसमें जिसमें सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च, जिसमें सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। और सबसे नीचे कौन सा है, मुंसिफ ये ग्राम न्यायालय ना, सबसे नीचे ग्राम न्यायालय। न्याय पंचायत, उसी को हाँ ग्राम न्यायालय बोलते हैं। हाँ लिख लीजिए, जो भी है, न्याय पंचायत है, सबसे नीचे न्याय पंचायत है, और इसी के बीच में से भी है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये सीक्वेंस बना लिया, सर्वोच्च न्यायालय के बाद है फिर उच्च न्यायालय, बना लिया इसको। उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय, जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं। आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबके अलग अलग हेड होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का हेड क्या कहलाता है, मुख्य न्यायाधीश, है ना। और यहाँ भी मुख्य न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय में भी, उच्चतम न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश कहलाता है ना, कि अलग कहलाता है, नहीं, मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। मुख्य न्यायाधीश कहलाता है, ठीक है। और जिला न्यायालय का हेड कौन होता है, मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, लिख लीजिए, जिला न्यायालय का डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम, मजिस्ट्रेट, है ना। चलिए,
और बाकी का नीचे आएंगे तो एसडीएम होता है, हाँ, अनुमंडल में एसडीएम होता है। अनुमंडल में एसडीएम होता है। तो आपको भी जज बनने का मौका है, नहीं है? नहीं, उसके लिए तो एलएलबी करना पड़ेगा। एलएलबी करना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा और सीक्वेंस समझा देते हैं, है ना। तो ये तो एक मोटा मोटी आपने देख लिया। अब जिला जिला न्यायालय में क्या क्या होता है? जिला, जब यहाँ पे आप देखते हैं क्या कहते हैं, जिला न्यायालय में का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। अब यहाँ इसमें जो आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ना, ये सत्र न्यायाधीश भी कहलाता है, कहलाता है नहीं कहलाता है? चलिए, अब इसमें जो है कि आप देखेंगे क्या कि वो कब कब सिविल, कब ये क्या कहते हैं, जिला न्यायालय कहलाता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है, और कब जो है वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। तो इसमें देखिए, जब है कि वो सिविल मामले की बात करता है, सिविल मामले को देख रेख करता है, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है। और ये जब अपराधी मामलों का वो जांच करेगा, तो वो तब क्या कहलाएगा? सत्र न्यायाधीश, है ना, सत्र न्यायाधीश कहलाएगा। नहीं, लिख लीजिए, हाँ। लिख लीजिए इसको ऐसे, क्या कहते हैं, जिला न्यायालय, है ना, जिला न्यायालय में लिख लीजिए, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय का, जिला न्यायालय का, जिला न्यायालय का प्रधान, जिला न्यायालय का, जिला न्यायालय का प्रधान कौन होता है? कौन कहलाता है? जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश कहलाता है। लिख लीजिए। जब मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट सिविल मामलों की जांच करता है, 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 सिविल मामलों का जांच करता है, तब वह तब वह तब वह तब वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए। जब वह आपराधिक मामलों की जांच करता है, आपराधिक मामलों की जांच करता है, तो वह सेशन जज कहलाता है, सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश कहलाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए, इसमें जो है कि जिला के अंदर भी जो है आपका सिविल मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, जब है कि सत्र न्यायाधीश के नीचे जो है कि सिविल और मजिस्ट्रेट जब होता है, तो इसमें जो है कि क्या दिखता है कि उसके अंदर अंदर में भी सिविल और आपराधिक मामले को अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करता है ना। तो इसको इसको है कि लिख लीजिए, लिख लीजिए। सिविल मामलों को देखने के लिए देखने के लिए देखने के लिए सिविल मामलों को देखने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। आपराधिक मामले को देखने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए।
जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए। पंचायत न्यायालय। पंचायत न्यायालय में क्या क्या आता है? लिख लीजिए। पंचायतों में अलग अलग न्यायालय की स्थापना की गई है जिनमें शामिल है न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी अब तो कचहरी नहीं है ना, कचहरी अब समाप्त हो गया है। नहीं, ये है अभी भी? आप लोग के साइड है कचहरी? नहीं देखा, सुना ही नहीं। क्या होता है कचहरी? चलिए, जब गांव में कोई झगड़ा झंझट होता था, है ना, तो वहां पे जो है कि क्या होता था कि फैसले लिए जाते थे, है ना, आपसी वाद विवाद को निपटारा किया जाता था। कुछ आर्थिक दंड लगा करके 100 रुपए 200 रुपए, है ना, छोड़ दिए जाते थे, है ना, और उससे वार्निंग दे दिया जाता था, है ना। और अगर फिर से दोबारा वो सेम अपराध करता है तो उसका ये आर्थिक जो दंड है उसको बढ़ा दिए जाते थे, डांट फटकार लगाए जाते थे, है ना, कुछ ऐसा होता था। अब ये प्रक्रिया जो है कि समाप्त हो गई है लगभग सभी जगह पे, है ना, देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। ग्राम न्यायालय भी दिखता है क्या बिहार में? दिखता है? जी सर, ग्राम पंचायत लगती है सर, वहाँ सरपंच और जो है सो भी रहते हैं। ग्राम पंचायत लगती है। ओके, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए, है ना, इसको डील कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को डील कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए इसमें। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान में भाग 5 के तहत, भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, 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 संबंधी प्रावधान किए गए हैं, संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 126 के तहत, 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 127 के तहत, 127 के तहत, 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक, लिख लीजिए, एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। अभी हम इन तीनों पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 129 के तहत, 129 के तहत, 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए।
अनुच्छेद 130 के तहत उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आरंभिक अधिकारता अधिकारता आरंभिक अधिकारता अधिकारता आरंभिक अधिकारता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अपीलीय न्यायालय घोषित किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए ये सब जितने भी आर्टिकल है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, पावरफुल बनाता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होगी। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए 143 के तहत इसको 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनिमय करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 144 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब एक एक करके चलते हैं, हम लोग आर्टिकल को उठाते हैं और इस पे थोड़ा सा है कि हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां जो है ना, स्थापना से लेकर के उसकी शक्तियों तक की जो चर्चा की गई है संविधान के भाग 5 में, है ना, अनुच्छेद ये 124 से लेकर के 147 तक जो है कि ये प्रोविजन किया गया है ना, ये प्रोविजन आपको किया गया है। अब इसमें जो है कि आपका जो है कि स्थापना की बात जो है ना, अनुच्छेद जो है कि 124 में की गई है ना, कि स्थापना के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो, तो उसकी बात जो है कि यहाँ पे की गई है। अनुच्छेद जो है कि आपका जो 26 है ना, इसको है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आपका कार्यकारी का इसका क्या मतलब है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? नहीं आया समझ में। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश, उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो उनके ही जो निर्णय समझ के क्या करके क्या करके किया जाए? मुख्य न्यायाधीश के कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या वो अनुपस्थित होते हैं, तब या वो अपने कर्तव्यों को तब वो उसके जगह पे ये काम करते हैं, है ना। हाँ। और एडहॉक का जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है, तो वैसी स्थिति में अस्थायी न्यायाधीश की
नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब है कि मामले बढ़ जाए, है ना, तो एडहॉक कर लिए जाते हैं, काम बढ़ गया, है ना, और ये जज कम है तो उसकी नियुक्ति की जाती है ना। अब जी सर। ये हमें समझने की जरूरत है, वो आगे आगे आएगा, है ना, उसको हम समझ लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद जो है कि 120 क्या कहते हैं, 9 क्या कहता है, अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब नहीं समझ में आया। अभिलेख न्यायालय, हाँ, इसका मतलब समझाइए सर वही जो न्यायालय के फैसले हैं उनका सर रिकॉर्ड बना के रखा जाता है, जो आगे आने वाले केसों के लिए वो माइलस्टोन का कार्य करता है। हाँ, और ये सभी न्यायालयों के लिए, है ना, सभी न्यायालयों पे ना, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मुंसिफ न्यायालय हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, चाहे वो आपका न्याय पंचायत ही क्यों ना हो, है ना, ये सभी के लिए सभी जगह मान होगा, है ना। चलिए ये बातें समझ में आ गई। अब जो है कि यहाँ पे आर्टिकल जो है कि 30 कहता है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार मतलब आरंभिक क्षेत्राधिकार जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 राज्यों के बीच या सर केंद्र के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, तो सर ये उसका वो तो वरीयता किसको सुप्रीम दे कोर्ट दिया से जाएगा। हाँ, वरीयता किसको दे दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, है ना, ये वरीयता दे दिया गया है ना। तो यहाँ पे कोई भी जो है कि आपका उच्च न्यायालय जो है, ये हाई कोर्ट जो है कि ये नहीं कहेगा कि ये हमारे तहत हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो सीधे किसके अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो दोनों न्यायालय जो है अपने दावे क्या करेंगे, छोड़ देंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट पे। नेक्स्ट जो है कि आपका जो है कि ये क्या कहते हैं, इसके क्या कहते हैं 36 वाला जो है अपीलीय अधिकार। तो अपीलीय अधिकार जो है कि ये किसको प्राप्त है, सर निचली अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने। हाँ, निचली अदालत के फैसले से जब आप संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपरी अदालत में जाकर के क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं कि हमारे मामले कर सकते हैं। हमारे मामले को सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा किया गया अपील सर अंतिम अपील होता है। हाँ, आगे जो है कि आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है 137, अभी हम लोग इस पे बात कर रहे थे। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब है, संसद द्वारा निर्मित विधि का सर ये देखना कि कहीं वो उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, जनता के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। इसके तहत सर वो विधि शून्य हो जाती है। और इसके बाद जो है कि आपका इधर आप देखेंगे तो 145 जो कहता है, ये कहता है कि क्या कहते हैं, न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया की चर्चा की गई है। और इसके बाद जो है कि खत्म है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम एक एक करके सभी देख लेंगे कि कैसे वो है। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कर लेते हैं, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 के 1 में किया गया है, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसके तहत मूल संविधान सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। 7 अन्य न्यायाधीशों की, यानी कुल कितने सदस्य, 8 लिख लीजिए नोट में। इस संविधान में कुल मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों में, कुल 8 न्यायाधीशों में, है ना, इसका उल्लेख किया गया है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अभी कितना है, 33 प्लस 34 है सर। 34 है या 33 प्लस 1 है? नहीं सर 34 है, 2019 में 34 कर दिया गया। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि 33 सर बात वही है।
मैं 33+1 किया तो मैंने क्या गलत कहा? यस। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे हैं। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीशों की चर्चा, ये 33 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अभी एक 9 जज की जो है नियुक्ति हुई है, देख लीजिएगा उन लोगों का, ये इससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए लिख लीजिए सब, ये क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सेवा की शर्तों, सेवा की शर्तों को सुनिश्चित करने का अधिकार, को सुनिश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सर यही क्वेश्चन अभी तुरंत एग्जाम में आया है सर, जो 2-3 दिन पहले हुआ था सर। अच्छा, क्या क्या है थेरेपी? किसको अधिकार है न्यायालय संबंधी से? अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ इसका हिस्ट्री लिख लेते हैं। लिख लीजिए इसको। संसद अधिनियम 1956 के तहत, 1956 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 7 से 10 कर दिया गया, 7 से 10 कर दिया गया, और एक मुख्य न्यायाधीश तो रहेंगे ही रहेंगे, तो 11 हो गए, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या 13 कर दी गई। 1978 में न्यायाधीशों की संख्या 17 कर दी गई तथा 1986 में न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी गई। टोटल न्यायाधीश नहीं, इसको छोड़कर मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट लिख लीजिए। 2008 में न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ा करके 30 कर दिया गया, 30 कर दिया गया। तो 2019 में बढ़ाया गया है ना दोबारा? हाँ सर। लिखिए 2019। 7 अगस्त 2019 को। हाँ, 7 अगस्त 2019 को, 30 अगस्त 9 अगस्त को उनको मिल गई थी मंजूरी। 7 अगस्त तो 9 अगस्त हो गया ना? 9 अगस्त, सर 9 अगस्त हो गया। हाँ, 7 अगस्त 2019 को पारित किया गया था और 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 9 अगस्त 2019 को पुनः न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 से 33 कर दिया गया, 31 से 33 कर दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 34 है, 34 है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर, है ना।
या सहित, ऐसा कर लीजिए, मुख्य न्यायाधीश सहित, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब जो है कि आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि इस ये मूल संविधान में कितने थे चर्चा, तो कितने थे? 7+1। 7+1 है ना। अब इस जितने भी चेंजेस हुए हैं तो +1 करते जाइए तो मुख्य न्यायाधीश उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। लिख लीजिए, अनुच्छेद 130 के तहत यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसे लिख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन, यदि काट दीजिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से दिल्ली के अलावे किसी भी स्थान को सुनवाई के लिए नियत कर सकता है। ये शक्ति जो है किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 130। इसका मतलब यह हुआ कि इस हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्य न्यायाधीश का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्थापित है। अब है कि राष्ट्रपति की अगर अनुमति देता है ना, तो ये जो है कि कहीं भी अपना जो है कि ये क्या कहते हैं, न्याय देने के लिए किसी भी स्थान को निर्धारित कर सकता है ना। अब जैसे कि ये क्या कहते हैं, अपना बैठक जो है कि दिल्ली, हैदराबाद ले जा सकता है, कोलकाता ले जा सकता है, चेन्नई ले जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। तो ऐसा जो है कि ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है हैदराबाद और श्रीनगर में, है ना, बैठ के कर चुका है। नेक्स्ट लिख लीजिए, न्यायाधीश की योग्यता क्या क्या है? कल पूछ रहे थे आप लोगों से मेंस में। वह भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष वकालत किया हो, 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य किया हो। न्यायाधीशों की योग्यता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 के तहत किया गया है। 124 के क्लॉज 3 के तहत किया गया है। 3 के तहत किया गया है। 3 के तहत किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसके तहत निम्नलिखित योगदान निर्धारित किए गए हैं। पहला लिख लीजिए, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा लिख लीजिए, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। नेक्स्ट लिख लीजिए,
वह राष्ट्रपति के राय में एक पारंगत विधिवेता हो। तो ये क्वालिफिकेशन है आपके। नेक्स्ट लिख लीजिए। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाँ, लिख लीजिए। राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसके कैसे करता है राष्ट्रपति? वो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कोलेजियम के सलाह पे से। हाँ, अभी कोलेजियम बना है ना। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिससे परामर्श करना वह आवश्यक समझे करता है, ब्रैकेट में कॉलेजियम सिस्टम के तहत। अभी कॉलेजियम जैसे क्लियर हुआ है ना, और इन लोग पे मुहर लगा तो वो क्या हुए? नियुक्त हो गए। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं वही होगी जो मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्यता है, क्या अलग से होगी? नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे है कि व्यवहार में वरिष्ठता का कर्म को ध्यान रखा जाता है ना, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं। लिख लीजिए। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी वरिष्ठता का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की ही नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य हो। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य हो। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के मामले में लिख लीजिए। किसी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993 के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 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 उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है इसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में या किसी अन्य कारण से कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ होने पर किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नेक्स्ट लिखिए। तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस लिख लीजिए। उस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 के तहत किया गया है। 127 के तहत किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। 127 के तहत किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से करता है करता है करता है करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी उच्च न्यायालय के लिख लीजिए तदर्थ न्यायाधीश के पद पर किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो कॉमा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र के होने पर उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने, ऐसे लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गण आपूर्ति कोरम ना होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जाएंगे, अन्य न्यायालयों में नहीं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की को लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता एवं शक्तियां और विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्या लिखा है इसको? इस सेंटेंस फिर से पढ़िए एक बार। सेंटेंस एक बार पढ़ दीजिए। सुन पा रहे हैं आप लोग? सेंटेंस एक बार पढ़िए तो। क्या लिखवा दिया? तदर्थ न्यायालयों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता एवं शक्तियां और विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। अनुच्छेद 128 के तहत मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति लेकर
उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के पूर्व स्वीकृति लेकर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से भी किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध कर सकता है बैठने का अनुरोध कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए न्यायाधीशों की पदावधि न्यायाधीशों की पदावधि क्या है इसका लिख लीजिए उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश मतलब उच्च न्याय या क्या कहते हैं मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश सभी न्यायाधीशों की कार्यकाल कार्यकाल 65 वर्ष की होती है 65 वर्ष की आयु तक 65 वर्ष की आयु तक होती है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनुच्छेद 124 टू के क में है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से कभी भी इस्तीफा दे सकता है लिखित में देना होगा कभी भी इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के तहत अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के तहत किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लिख लीजिए इसमें न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के तहत किया गया है 124 के क्लॉज अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के तहत किया गया है। हाँ क्या हुआ 1 मिनट जस्ट वेट करेंगे आपको।
बात कर रहे थे इसका न्यायाधीश के नियुक्ति की, ये हटाए जाने की प्रक्रिया की बात कर रहे थे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 के 4 के तहत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों पर हटाए जा सकते हैं। केवल 2 आधारों पर हटाए जा सकते हैं। लिख लीजिए। पहला, सिद्ध कदाचार के माध्यम से। अगर है कि मान लिया जाए कि कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है ना, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है पैसा लेकर के। अभी रमन, ये क्या कहते हैं, जो कर्नाटक वाला था, क्या नाम था उसका, जज का, हाल फिलहाल में 2019 या 20 में आरोप लगे थे कि पैसे लेकर करके उस फैसले दिए थे, है ना। तो अगर कोई जज पैसा लेकर के कर दे या फिर है कि गलत फैसले दे, जानबूझ को किसी को प्रभावित कर रहा है और ये सिद्ध हो जाए, है ना, तब उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, या अगर नहीं देता तो उसे हटाया जा सकता है। या दूसरा लिख लीजिए, असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। जब है कि वो निर्णय देने में सक्षम ना हो, या बीमार हो, है ना, या अनुपस्थित रहता हो, है ना, तो ये इस आधार पे वो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत, सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। नेक्स्ट लीजिए। जब न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद में लंबित हो, तब या लंबित नहीं, आरोपित हो, है ना, संसद में आरोपित हो। संसद में आरोपित लिखना सही रहेगा क्या? क्या लिखा आपने? ऐसे लिख लीजिए। जब हटाने का प्रस्ताव आरोपित हो, तब न्यायाधीश को अपने समर्थन में पैरवी करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है।
राष्ट्रपति को आदेश मिल जाने पर, 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 मिल जाने पर, राष्ट्रपति का आदेश मिल जाने पर, ऐसे पर न्यायाधीश को, ऐसे न्यायाधीश को हटा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव, पारित प्रस्ताव उसी सत्र में, 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 उसी सत्र में 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 लिखिए, उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, आवश्यक है। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। ऐसे किसी प्रस्ताव को, ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीश के कदाचार, न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए प्रक्रिया 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 विहित करने की शक्ति, विहित करने की शक्ति संसद को है, संसद को है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ मामले हैं, मामलों को देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, है ना, तो सही रहेगा। शपथ और प्रतिज्ञान लिख लीजिए, शपथ और प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 6, क्लॉज 6 के अंतर्गत क्लॉज 6 के अंतर्गत, क्लॉज 6 के अंतर्गत उच्चतम, उच्चतम न्यायालय के, न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान किया गया है, शपथ का प्रावधान किया गया। इसके तहत
ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप संविधान के अनुसूची 3 में दिया गया है। संविधान के अनुसूची 3 में दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा कैग या लिख लीजिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों का शपथ का प्रारूप एक ही होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। वेतन भत्ते कर लेते हैं। कितना है वेतन मिलता है? 2,80,000। 2,80,000। उसका आवास और कार और फोन उन सब फ्री रहता है। सब फ्री रहता है। काहे फ्री रहता है? उसकी प्रावधान किया गया है, काहे का हर चीज का काम। तो बिल्कुल होना चाहिए ना, सुनना तो पड़ेगा ना, क्यों किया गया है? अब हम ही लोग का है कि हम लोग में भी स्टेशन मास्टर का फ्री दिया गया है। हाँ, क्यों दिया गया है? मोबाइल फ्री। क्यों दिया गया है? क्यों दिया जाता है? फ्री क्यों दिया जाता है? क्या वो उसको व्यक्तिगत यूज करने के लिए? ताकि जैसे मान लीजिए कि अपना मोबाइल है, मन नहीं है जाने की ड्यूटी है, कुछ करने का काम नहीं तो अपना मोबाइल ऑफ कर दिया, छुट्टी बढ़ाना है, उसका है तो सारा आपका रिकॉर्ड उसके पास रहेगा, क्यों मोबाइल ऑफ है, किस लिए, बहुत सारा उसमें प्रावधान रहेगा। देखिए यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है ना। जब जॉब सिक्योरिटी की बात होती है, आपने देखा होगा कि जो जज है ना, जज को आप धमकी नहीं दे सकते हैं, और जज किसी से डरता नहीं है। सरकार को खट्टी खोड़ी सुना देता है, तो और बाकी तो उसके लिए कोई है ही नहीं, है ना। जज जो है सबसे ऊपर होता है, और उसके जॉब सिक्योरिटी की बात की जाती है। वेतन उसको इतने पेमेंट दिए जाते हैं कि उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। कार्य की दशा प्रदान करना। ये LSW पढ़ा है आप लोगों ने? किसी ने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है? तो ये सीधी सी बात है कि जब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे? करप्शन करेंगे? नहीं करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे है कि इसको जॉब सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है जो मूलभूत आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं को जो है कि ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या वो लिख रहे थे आप? वेतन भत्ता। चलिए लिख लीजिए। अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। नेक्स्ट लिख लीजिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संशोधन कानून 2018 के अंतर्गत 2018 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन
2,80,000 निर्धारित किए गए हैं। 2,80,000 निर्धारित किए गए हैं। 2,80,000 निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 2,50,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उसके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, कटौती नहीं कर सकते हैं। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। परंतु अनुच्छेद 160 के तहत परंतु अनुच्छेद 160 के तहत 360 ना। हाँ 360, सॉरी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में कटौती करने का निर्देश राष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां मतलब छूट, है ना, लिख लीजिए। और ये छूट क्यों दिया गया है? ताकि कोई इस पे दबाव ना बनाया जा सके, दबाव ना डाल सके, है ना, इसलिए छूट दिया गया। लिख लीजिए। अनुच्छेद 121 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आचरण से संबंधित चर्चा संसद में नहीं किए जा सकते। अब जैसे कि कोई फैसला दे दिया गया, उस फैसले के खिलाफ आप संसद में चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार हो रहा है, तब इस स्थिति में उस न्यायाधीश से संबंधित
आचरण आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। ऐसे समान तौर पे नहीं है, लेकिन आपको हटाने का अगर प्रक्रिया संसद में है, लंबित है, विचारार्थ है, तो उसमें आपके आचरण को भी वो गौर किया जाएगा, उस पर चर्चा किया जाएगा, और आप नहीं रोक सकते, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। अभी बोर्डे जो थे, है ना, वो तो पब्लिक में भी है कि ये क्या कहते हैं, कमेंट कर देने पे नाराज हो गए थे। ये प्रशांत भूषण का मामला देखा था आपने लोगों ने, याद है? नहीं याद है? 1 रुपया का जुर्माना सर वो अवमानना का केस था ना सर? अवमानना का नहीं था, वो जो है कि बाइक पे घूम रहे थे, है ना, हार्ले डेविडसन का बाइक था। जी सर, बोबडे थे ना सर? हाँ, बोबडे वही तो बोला। जी सर। तो घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि काश ये इतना तत्परता जो है कि आप न्यायालय में दिखाते, है ना। तो उस पे आप मानना का केस कर दिए उन्होंने, है ना, कि हमारा एक न्यायाधीश पे केस किया, तो एक न्यायाधीश पे कमेंट किया गया। तो प्रशांत भूषण ने बोला कि हमने न्यायाधीश पे नहीं, हमने व्यक्ति तौर पे कमेंट किया है, वो न्यायालय नहीं था जहाँ पे आप खड़े थे, तो उसी पे हम मानना की बात हो गई। सर उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था सर। हाँ, हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। तो गलतियां थी, लेकिन है कि अब वो उनको फायदा मिल गया, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो फायदा मिल गया उनको। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। का इज्जत की बात था, इसलिए फायदा मिला। चलिए हम लोग क्या बात करते हैं अभी, क्या लिखा रहे थे? उन्मुक्तियां सर। अच्छा, जज की उन्मुक्तियां लिख लीजिए। अनुच्छेद 211 के तहत राज्य विधानमंडल में भी उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वह भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष, न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता, वकालत या कार्य नहीं कर सकता। तो आज इस सेशन का समाप्त करते हैं, ठीक है। शाम में फिर